दोस्तों नमस्कार। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को भारत के आंकड़ों पर भरोसा नहीं है। अमेरिका को भरोसा नहीं है कि भारत चीन और रशिया के साथ वाकई चला जाएगा या फिर ब्रिक्स के जरिए डॉलर को चुनौती देने की स्थिति में वह लेकर आ जाएगा। चीन को भरोसा इतना नहीं है कि क्या वाकई भारत की पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और उसके संघ परिवार के साथ अगर कम्युनिस्ट पार्टी तालमेल कर रही है तो उसके बाद भारत चीन की उस अर्थनीति के साथ चलने को तैयार हो जाएगा जिस पर भारत के तमाम पड़ोसी देश चल रहे हैं। रूस को इस बात को लेकर भरोसा जागृत हो नहीं पा रहा है कि अगर अमेरिका की एक धमकी पर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो उसके बाद आने वाले वक्त में वो कौन सी परिस्थिति होगी जिसमें भारत रूस के साथ पुराने संबंधों की पटरी पर लौट आए। ईरान को इस बात का भरोसा नहीं है कि क्या वाकई भारत इजराइल को लेकर उसके साथ वही संबंध बनाए रख सकता है जो कि अतीत में रहे हैं। और इजराइल के भीतर का यह संकट है कि इस दौर में वह खुद मिडिल ईस्ट में कहां पर खड़ा है और उसके अपने आर्थिक संबंध भारत के साथ कूटनीतिक तौर पर जुड़े हैं या इस दौर में सिर्फ राजनीतिक सत्ता की जरूरतें हैं तो दोनों एक साथ जुड़े हैं, यानी आने वाले वक्त में इजराइल के साथ वो प्रगाढ़ संबंध बचेंगे नहीं। यानी भारत को लेकर दुनिया के अलग अलग मंचों पर अलग अलग देशों के भीतर सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस दौर में कई सवाल भारत के भीतर भारत को लेकर हैं। मिडिल क्लास को बहुत साफ दिखाई दे रहा है डॉलर 100 के पार तो बहुत जल्द चला जाएगा, यानी रुपया कमजोर हो जाएगा। भारत के कारोबारियों को दिखाई दे रहा है दरअसल उनका अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़े और भारत के बाजार में खपत कैसे बढ़े, लोगों की जेब में पैसा कैसे आए, इसका जवाब उन्हें मिल नहीं पा रहा है। जो एक्सपोर्टर्स हैं वह यह तो समझ रहे हैं कि इस दौर में वाकई यूरोपीय यूनियन के साथ जो समझौता हुआ है उसमें कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट बढ़ाने की परिस्थितियां तो बन सकती है, लेकिन वह यह भी जानते हैं कि दरअसल यूरोपीय यूनियन को संभालने वाली प्रेसिडेंट या यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट उनके हाथ में सिर्फ यूरो की ताकत को कैसे मजबूत रखना है इसी आधार पर उनकी मौजूदगी है। यानी फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, तमाम यूरोपियन कंट्रीज जो हो उनकी अपनी इकोनॉमी वहां की अपनी राजनीतिक सत्ता के हिसाब से चलती है और फिर अमेरिका की तुलना में बहुत ज्यादा मुनाफा उन्हें यूरोपियन मार्केट से मिल भी नहीं पाएगा और घरेलू मार्केट के भीतर माल खप जाए इसको लेकर मुश्किल हालात इस देश के भीतर जो नौकरियों का कम होना है और प्रति व्यक्ति आय भी लागत की तुलना में कम होते चले जाना है। लागत का मतलब है जो पैसा आप कमाते हैं और कमाने तक पहुंचने की परिस्थिति में जो खर्च कर देते हैं, उन दोनों के बीच का एवरेज इतना कम हो गया कि जो कल तक सिक्योरिटी मनी या कहें जो बचत का पैसा होता था वह भी कम होने लग गया। यह एक तस्वीर है भारत के भीतर की जहां पर उद्योग खत्म हो चले, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव में है, करेंसी आपके हाथ में बची नहीं और इन परिस्थितियों से निकलकर शेयर बाजार में आप लगातार हिचकोले खा रहे हैं। और कल तक जो लोअर मिडिल क्लास तक ये लोग सोचते थे कि दरअसल सोना और चांदी आने वाले वक्त में राहत देगा, दुनिया जब अनिश्चितताओं से भर गई तो ऐसे में यह सवाल भी बड़ा हो गया कि अब सोने और चांदी के आसरे आप अपने घर को बचाकर नहीं रख सकते हैं। कल तक वो अलग किस्सा हुआ करता था। तो हमारी टीम ने आज तय किया कि दरअसल इस देश की तमाम परिस्थितियों का एक कच्चा चिट्ठा जो डाटा के तौर पर हो वह तो सामने आना चाहिए, जिसके जरिए अनुमान नहीं बल्कि वो परिस्थितियां सामने आए कि इस देश का आम व्यक्ति इस देश की इकोनॉमी में कहां पर खड़ा हुआ है और उस रास्ते पर इस देश का कॉरपोरेट मुनाफा कमाता है। इस देश की सरकार उस कॉरपोरेट के लिए पॉलिसी बनाती है, उस पॉलिसी के तहत इस देश की जनता पर भार महंगाई का ज्यादा पड़ता है,
उस महंगाई के बोझ तले टैक्स की वसूली होती है। टैक्स की वसूली के जरिए जो राजस्व बढ़ता है, उस लिहाज से जीडीपी हमारी बढ़ नहीं पाती है। और इस असमानता के बीच कैसे हम कहां पर खड़े हैं, इसको जान लीजिए। आरबीआई ने कल ही 25,000 करोड़ रुपए उधार देकर बैंकों में पैसा डाला वीआरआर तरीके से, क्योंकि बैंकों के पास इस वक्त लिक्विडिटी की कमी हो गई है। यानी सवाल आपके और मेरे घर का नहीं है, आपके और मेरे बैंक बैलेंस और हमारे पास रखे कैश का भी नहीं है। यह तो उन बैंकों का जिक्र हो रहा है जहां पर इस देश के तमाम लोग पैसा रखते हैं, उनके पास लिक्विडिटी की कमी है। तो 30 जनवरी यानी कल के दिन 25,000 करोड़ रुपए उधार देकर बैंकों में पैसा डाला गया वीआरआर तरीके से। 3 दिन के बाद यानी 4 तारीख को तकरीबन 10 अरब डॉलर यानी लगभग 91,000 करोड़ रुपए का सौदा जो 3 साल बाद लौटाना होगा, वो बैंकों के साथ आरबीआई ही कर रहा है। उसके बाद 5 से 12 फरवरी तक कई किस्तों में तकरीबन 1 लाख करोड़ के सरकारी बॉन्ड खरीदकर पैसा बैंकों के भीतर जाएगा। और यह सब पैसा जो है, बैंकों को जो पैसा दिया जा रहा है, उसके पीछे एक मंशा है कि लोन आसान हो सके, यानी लोन देने में भी एक आसानी हो सके। और बैंक जितने लोन इस देश के बड़े कॉरपोरेट और इस देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को दे चुके हैं, उसमें से 42% पैसा लौटकर आया ही नहीं है। उन 42% में से 27% इस देश को छोड़कर भाग गए हैं। लाखों करोड़ों का आंकड़ा है ये, जो पार्लियामेंट के भीतर हर बरस बजट सत्र में रखा जाता है, इस बार भी रखा जाएगा। अभी तक की जानकारी बहुत साफ कहती है कि बीते 10 से 11 वर्षों में इस देश का तकरीबन 25 लाख करोड़ रुपया, जी, इसकी भरपाई सरकार को अपने तरफ से करनी पड़ी। तो जो पैसा जा रहा था, उसमें बैंक की किताब को बिल्कुल साफ गोई के साथ दिखाने के लिए सरकार ने उतना पैसा डाल दिया। अब वो पैसा अब कहां तक पहुंचा है, किस रूप में पहुंचा, ये एक अलग कहानी है। लेकिन डाटा बतलाता है कि दरअसल ये परिस्थिति है। यहां पर एक चीज जोड़ लीजिएगा, इस दौर में भारत के भीतर फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ पा रहा है, इस दौर में एफआईआई शेयर बाजार से पैसा क्यों निकाल रहे हैं। यह दरअसल उससे पहले अपने देश के भीतर की इकोनॉमी की एक सच्चाई है जो आपके सामने इस दौर में आ रही है। अब यहां पर सबके जहन में सोना और चांदी भरा पड़ा है। तो सोना और चांदी, इतनी कीमत तो कभी नहीं हुई थी। दुनिया अनिश्चितताओं से भरी हुई है। इस दौर में अमेरिका का रुख अनिश्चितताओं के साथ खड़ा है। जियोपॉलिटिक्स परिस्थिति में भारत अपनी रीढ़ को सीधा कर नहीं पा रहा है। अपनी आर्थिक परिस्थितियों को देखकर कभी इस दरवाजे, कभी उस दरवाजे, कभी उस दरवाजे, जो एफटीआई एफटीए के जरिए जो भटकाव है, उस पूरी परिस्थिति में भारत में आम लोगों को क्या लाभ होगा, इसको जवाब दे पाने की स्थिति में इकोनॉमिक सर्वे भी नहीं आ पाया। उसने भी चंद उंगलियां उठा दी। अब उस इकोनॉमिक सर्वे का एक सच पहले जान लीजिए, जिसके बाद आपके सामने चीजें साफ होंगी। और तब सवाल होगा, ये सोना चांदी, शेयर बाजार, रियल एस्टेट, इन सब के ढहने की परिस्थिति में ये देश का आम आदमी कहां पर कैसे खड़ा होगा। इकोनॉमिक सर्वे 3-4 बातों को बहुत साफ कह देता है। कहता है, देखिए, जो हम लोग रेवड़ियां बांटते हैं जनता के बीच, राज्यों के भीतर में, एक दौर था, अच्छा था, लेकिन अब अच्छे दिन नहीं है, अब बुरे दिन है। समझ जाइए, अन्यथा डूब जाइएगा। उसके बाद वो खुद कहता है कि दरअसल हर राज्य का जो घाटा है वो बढ़ते चला जा रहा है। देश के 18 में से 10 राज्यों की डेफिसिट तो इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इसको हम लोग सरल शब्दों में सरप्लस डेफिसिट कहें, या अंदाज में यह कहें कि दरअसल आप कर्ज में गोता लगाने की स्थिति में आ गए हैं। तो 10 राज्य तो ऐसे हो चुके हैं। जो हमारी फाइनेंशियल ईयर 2025 की परिस्थिति में जो अपने तौर पर 28% जो नेशनल जीडीपी है, वो राज्यों के घाटा है। यानी देश का जो जीडीपी है उसका 28% स्टेट गवर्नमेंट के डेफिसिट में उतनी पैसा खप चुका है। इसको और आसानी से समझिए तो जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट राज्यों का है, 2019 में 0.1% था, 2025 में बढ़कर यह 0.7% हो गया। जो महंगाई डेफिसिट था वो कितना बढ़ रहा है, 2024 में 2.8% था, 2025 में 3.2% हो गया,
दरअसल ये सारी चीजें बड़ी टेक्निकली सरकार अपने तौर पर रखती है और यही सब डाटा वो आईएमएफ को दे देती है, वर्ल्ड बैंक को दे देती है, तमाम दुनिया के बैंकों को देकर कहती है हमारी जो जीडीपी का ग्रोथ है वो शानदार है। उस जीडीपी की बड़ी इकोनॉमी का हिस्सा कॉरपोरेट के पास है। जनता उस रेवड़ियों पर टिकी हुई है जिन रेवड़ियों के आश्रय चुनाव जीते जाते हैं। इसीलिए उस बेसिक स्थिति में और अंदर जैसे ही जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि जीडीपी की वृद्धि जो है बहुत कम हो रही है और राजस्व की जो वृद्धि होनी चाहिए उसमें कमी आ गई है। अब ये दिमाग में आएगा कि अच्छा ये टैक्स कलेक्शन जो है वो जीडीपी की तुलना में कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है तो डाटा गड़बड़ है। बिल्कुल यही उंगलियां तो बार बार उठाई जा रही है। फिर उसके बाद है कि जो बिना शर्त जो कैश ट्रांजैक्शन दिया जा रहा है, स्टेट को जो पैसा बांटने की परिस्थिति है, उसमें इस बरस भी यानी अब जो फाइनेंशियल ईयर आ रहा है 2026-27 का जो होगा उसमें भी आपको तकरीबन 1.7 या 1.8 लाख करोड़ देने होंगे। यह पैसा बांटने की परिस्थिति कुल मिलाकर आपको वहां लाकर खड़ा कर चुकी है इस देश की सरकार को। तब आपका जिक्र होगा। इस देश की सरकार खड़ा कर चुकी है कि जो भी पैसा आता है उसमें 100 रुपया अगर आता है तो 62 रुपया जो है वह वेतन देने में चला जाता है, पेंशन देने में चला जाता है, और जो हमने कर्ज लिया हुआ है उसका जो इंटरेस्ट लौटाते हैं, कर्ज नहीं, कर्ज पर लगने वाला जो ब्याज है उसको लौटाते हैं। 62 रुपए उधर चले गए, 38 रुपए बचे हैं। तो इसमें जो सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड करें इतने में ही करना है। लेकिन दूसरा सवाल है जो राज्यों को नगद ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, जो फ्रीबीज किया जा रहा है, अगर उस अंक को भी उसी लिहाज से जो इससे पहले करते चले आए अगर उसको जोड़ देंगे तो हमारे पास पैसा वैसा नहीं है। हमारे पास कोई सोशल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग क्रिएट करने का कोई पैसा नहीं है। हम वेतन दे देते हैं, पेंशन दे देते हैं, इंटरेस्ट चुका देते हैं, इतना ही पैसा है। और यहीं से बात शुरू होती है उस चीज की इस देश के भीतर में जो आम लोगों के पास हर घर में सोना पड़ा हुआ था। वह कुलांचे मार रहा था कि देखिए इतना सोना, इसकी कीमत इतनी हो गई, चांदी कल तक इतनी थी आज इतनी हो गई। अब जरा इसके बेसिक परिस्थिति को एक क्षण के लिए इस रूप में समझिए कि सोना 29 जनवरी को 4 लाख रुपए, चांदी जो था 4 लाख रुपए केजी थी, अगले दिन वो घटकर 2,90,000 पर आकर खड़ी हो जाती है। यानी एक झटके में 1,10,000 रुपए कम हो जाते हैं। कल्पना के परे है। आप कहेंगे ये क्या खेल हो रहा है। इसी तरीके से गोल्ड यानी सोना जो है वह 29 जनवरी को होता है 1,69,000 रुपए 10 ग्राम की कीमत, और घट के वो एक झटके में आकर खड़ी हो गई आज 1,47,000 रुपए, यानी फिर 20 से 22,000 फिर नीचे आ गया। ये क्या चक्कर है। दुनिया भर के भीतर जो अनिश्चितता की परिस्थिति है उसमें हर देश ने अपनी अंदरूनी इकोनॉमी को संभालने के लिए वहां के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और वहां के प्रोडक्शन को लेकर और लोगों को काम पर लगाकर चीजें डेवलप करनी शुरू की है। अगर दुनिया भर के भीतर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की परिस्थिति डगमगाई हुई या टैरिफ के कारण सौदेबाजी नहीं भी हो रही हो तो भी कम से कम देश के भीतर तो चीजें क्रिएट होती रहनी चाहिए। लेकिन भारत इन सब से अलग है। भारत को अच्छा लग रहा है कि 8 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड हुआ उसके बाद यूरोपीय यूनियन के मातहत आने वाले 27 देशों के साथ भी फ्री ट्रेड हो गया। सरकार ताली बजा रही है। उस फ्री ट्रेड का मतलब बहुत साफ है कि इस देश के भीतर जो भी माल बनता है उस माल की जो एक्सपोर्ट करने की संख्या है वो तकरीबन 3.7% है। जी 3.7% जो माल बनाया जाता है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट सर्विस सेक्टर को लेकर ज्यादा है, प्रोडक्शन को लेकर 3.7% ओवरऑल प्रोडक्शन के मद्देनजर। तो ये पूरी जो एफटीए की डील में इस देश को जो फंसाया गया है उसके पीछे वो एक्सपोर्ट करने वाली जो कंपनियां और कॉरपोरेट होगा उसके लिए तो बेहतरीन चीज है। लेकिन इससे हटकर अगर इस देश के भीतर आप झांक रहे हैं तो फिर मुश्किल हालात है, क्योंकि यहां पर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कोई काम हो नहीं रहा है। कोर सेक्टर पर ध्यान देने की परिस्थिति में हम खड़े नहीं हैं। हमारी मुश्किल इस दौर में जिस डॉलर और जिस वेस्टर्न इकोनॉमी के आश्रय
कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने और फायदा पहुंच पाने की स्थिति में वह बिजनेस कर रही थी, वो एक झटके में डामाडोल हो गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत भारत एक बाजार तो है, लेकिन भारत के भीतर का वो बाजार जो है वो भारत की जनसंख्या का सिर्फ 5 से 6% हिस्सा है, उससे ज्यादा नहीं है। तो ये 5 से 6% जो भारत के भीतर का बाजार है वह यूरोपीय बाजार के लिए वहां के बाजार बड़े बड़े बाजारों को चुनौती देता है, यानी कहीं तुलना में वो बड़ा माना जाता है। लेकिन भारत के भीतर बाकी लगभग 95% लोगों का क्या होगा? इन लोगों की कमाई रोजगार करते वक्त एवरेज कमाई अगर सबकी जोड़ दीजिएगा तो 10,000 रुपए भी नहीं आ पा रहे हैं। जिनके पास रोजगार है उनको भी हम जोड़ रहे हैं। जो रोजगार अपने तौर पर कर रहे हैं और जो रोजगार सरकार दिए हुए है, जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, जो अपने तौर पर अपनी किराना की दुकान या कोई दुकान खोलकर अपने तरीके से या टेम्पो चलाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उस पूरी कतार के भीतर में जो एवरेज संपत्ति निकलती है प्रति व्यक्ति आय की, वो तकरीबन 8,500 रुपए आती है महीने की। यानी भारत उस पोजीशन में आकर खड़ा है जहां पर दुनिया के भीतर से कोई भी सस्ता माल कितना भी सस्ता या फ्री होकर आ जाए तो भी भारत के भीतर वो 95% तक उस माल की ना जरूरत है ना कुछ है। वह एक हिस्सा है जो 5 से 6% का एक साइकिल है, भारत के बाजार की साइकिल, जिसमें चीजें चल रही है। लेकिन यहां पर एक दूसरा सवाल पहली बार खड़ा हो गया है कि सोना और चांदी के भाव जो कम हुए, उसमें हमारी टीम ने बतलाया कि दरअसल गवर्नमेंट ने खुद जानकारी दी थी कि भारत के घरों के भीतर तकरीबन 34,600 टन सोना है, जिसको मॉर्गन स्टैनली ने भी बतलाया था। और भारत की जो जीडीपी है उसके लिहाज से अगर देखिएगा तो लगभग जीडीपी 4.1 ट्रिलियन डॉलर, उसको अगर रुपए में तब्दील करेंगे तो 370 लाख करोड़। और भारतीय परिवारों के पास 5 ट्रिलियन डॉलर का सोना है, यानी तकरीबन 450 लाख करोड़। यानी भारत की जीडीपी से ज्यादा वह सोना लोगों के घरों में इस देश के भीतर मौजूद है। भारत के पास भी लगभग 880 टन सोना है, लेकिन अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड इनसे कम है तुलना में। अमेरिका के पास 8,000 टन से कहीं ज्यादा है, चाइना के पास 2,500 टन के लगभग है, भारत के पास 808 टन है। बाकी सभी के पास, किसी के पास 2,000 टन, किसी के पास 3,000 टन। दरअसल इस अनिश्चितता के माहौल में भारत अपनी इकोनॉमी को संभालने की जगह जो अंतर्राष्ट्रीय डील पर निकली, उस पर पहली बार भारत निशाने पर अमेरिका के आ गया। अब अमेरिका के निशाने पर इससे पहले भारत इस तरीके से कभी नहीं आया था, जहां पर ऐसा लगने लगे कि भारत की करेंसी कमजोर हो, भारत को दुनिया के दूसरे बाजारों से जो लाभ मिल रहा है वह भी खत्म हो जाए, और अमेरिका अपने ऊपर निर्भर करने के लिए नई टैरिफ पॉलिसी के जरिए भारत को निर्देश दे कि आप कच्चा तेल रूस से नहीं हमसे खरीदेंगे, गैस उससे नहीं हमसे खरीदेंगे, आप ईरान और वेनेजुएला की दिशा में हमारे कहने पर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। 2019 तक भारत वेनेजुएला से तेल लेता था, सस्ता मिल जाता था, वो कह रहा नहीं, अब हमने कब्जा कर लिया है तो आप अब वेनेजुएला से तेल लीजिए। इस दौर में कभी नहीं उसने कहा, प्रतिबंध लगाए रहा। इसी तरीके से ईरान को लेकर, इसी तरीके से रशिया को लेकर, और इन सब के बीच भारत की अपनी कूटनीति अमेरिका के कहे अनुसार चलती चली गई, और जो बोझ था भारत के लोगों पर वह बोझ बढ़ता चला गया। बोझ लोगों पर बढ़ रहा है तो इसका असर बैंकों पर भी पड़ने लगा। बैंक लोन दे पाने की स्थिति में नहीं। जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉरपोरेट हाउसेज हैं जो कि अपनी इकोनॉमी को जनता के पैसे के जरिए जो लोन बैंकों से उठाते हैं उसके जरिए चल रहे हैं। परिस्थितियां इतनी नाजुक होती चली गई कि एनसीएलटी का आंकड़ा नया जो सामने आया उसने बतलाया कि लगभग लाखों करोड़ का मामला जो अलग अलग कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज थे उन्होंने जो अपने को दिवालिया होने के लिए डाला हुआ था वो दरअसल अटका पड़ा है। कोई नया खरीदार नहीं, बेचने वाले कतार में, जो बेच रहे हैं वो पैसा बैंक को लौटाने की स्थिति में नहीं, बैंक उनसे वसूली कर पाने की स्थिति में नहीं, सरकार कितने नोट छापकर किस तरीके से उस पैसे को
रफा दफा करने की स्थिति में आई यह भी संकट। इसीलिए शुरू में हमने आरबीआई जो पैसा डाल रही है उसका एक बेसिक आंकड़ा हमने आपको दे दिया था। अब यहां पर जो अनिश्चितता की स्थिति है उसमें भारत के भीतर आ जाइए। गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक तीनों हाथ से निकल गया। चौथी चीज थी रियल एस्टेट। इस दौर में उसका संकट गहराने लगा है। रियल एस्टेट को लेकर कमाई, रियल एस्टेट को लेकर टैक्स का पैसा देना, टैक्स के हिस्से में देश का राजस्व बढ़ाना, इस परिस्थिति में ही चीजें डेवलप हो रही हैं। और ये होते होते बात करेंसी तक आकर जब खड़ी हो गई तो बड़ा सवाल इस दौर में यही आया कि इस देश के भीतर कोई अगर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो कहां करे। सोना खरीदे, नहीं खरीद सकता। सिल्वर खरीदे, नहीं खरीद सकता। शेयर मार्केट में पैसा लगाए, नहीं लगा सकता। रियल एस्टेट के दिशा में बढ़े, आने वाले वक्त में मुश्किल होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तरफ बढ़े तो डॉलर महंगा हो चला है, आपका रुपया ज्यादा से ज्यादा खर्च होगा। और जब आप रुपया ट्रांसफर करते हैं बाहर तो सरकार उससे पहले 20% अब टैक्स लगा चुकी है। यानी एक पूरी लकीर ऐसी बना दी गई जिस लकीर पर खड़े होकर इस देश के आम आदमी को लोक लुभावन जो नारे थे वो इंटरनेशनल डील के जरिए आने लगे। अब यहां पर जो आखिरी बड़ा सवाल था कि एफआईआईज शेयर बाजार से पैसा क्यों निकाल रहे हैं। और इस दौर में जो एफडीआई थी वो इतनी कम क्यों हो गई कि 5 बरस के भीतर 5 गुने से ज्यादा की कमी आ गई। कल तक $5 बिलियन आते थे, आज $1 बिलियन आ रहा है। ये तो कमाल की स्थिति हो गई। और इन सब के बीच एफआईआईज दिसंबर के महीने में उन्होंने लगभग 34,000 करोड़ रुपए के शेयर बेच डाले। जनवरी के महीने में अभी तक के जो आंकड़े हैं, जो पिछले फ्राइडे तक के आंकड़े हैं, वो बतला रहे हैं कि लगभग 40,000 करोड़ से ज्यादा शेयर वह बेच चुके हैं। फ्राइडे तक का आंकड़े का मतलब है ये थर्सडे तक का आंकड़ा होगा, फ्राइडे का भी आया नहीं है। दुनिया समझ रही है भारत के बाजार को, भारत के कॉरपोरेट को। दुनिया जान रही है सरकार द्वारा दिए जा रहे उस तमाम आंकड़ों को। और दुनिया जान रही है इस चकाचौंध के भीतर भारत लगातार क्यों अमेरिका के धमकाने पर धमक जाता है, क्यों वो रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, क्यों वो ईरान के चाबहार पोर्ट को खाली कर देगा, क्यों वह चीन के साथ व्यापारिक घाटा $110 बिलियन तक का हो गया लेकिन उसको सहते रहेगा। ये तमाम परिस्थितियां खुले तौर पर अब बताने लगी है कि मसला आम आदमी की जेब का नहीं है। अब तो ये मसला उसके घर के भीतर तक घुस चुका है। संभल सकते हैं तो संभलिए, और नहीं संभल सकते हैं तो इस देश की सरकार पर कोई दबाव बनना तो चाहिए। पार्लियामेंट का बजट सत्र शुरू हो गया है। इकोनॉमिक सर्वे ने चेतावनी दे दी है, कल बजट आएगा। तो इंतजार करते हैं कल बजट का। पटरी पर चीजें लौटेंगी या वो पटरी जिस पर देश सरक रहा है वो और लंबी तमाम लोक लुभावन परिस्थितियों के साथ विकसित भारत का नक्शा खींचकर खामोशी बरत लेंगी। इंतजार कीजिए कल तक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।